हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह क्लास 11th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 11 और अध्याय का नाम है पौधों में परिवहन अर्थात ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का 8 वीडियो पहले ही बना दिया है, यह 9वां वीडियो है। साथ ही मैंने क्लास 11th का लेसन 1 से लेकर लेसन 10th तक का कंप्लीट वीडियोज बना दिया है। अगर आपने ये सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको ऊपर यहाँ पे आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वहां से जा करके आप उन्हें देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ खनिज पोषक का उद्ग्रहण एवं संचरण। उद्ग्रहण मतलब कैसे वो अवशोषण किया जाता है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि आप अगर पार्ट वाइज यानी इस चैप्टर के जो पार्ट 1 है वहां से देखते हुए आइएगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, वरना हो सकता है आपको दिक्कत हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पौधे अपनी कार्बन एवं अधिकतर ऑक्सीजन की आवश्यक मात्रा वातावरण से उपलब्ध कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त करते हैं। तो जो पौधे होते हैं वो क्या क्या, कार्बन, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, किससे प्राप्त करते हैं? तो कार्बन और ऑक्सीजन किससे प्राप्त करते हैं? तो जो वायुमंडल में CO2 मौजूद है उसी से वे अपने कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का काम चला लेते हैं। हालांकि उनकी शेष पोषण की आवश्यकता हाइड्रोजन हेतु मृदा से प्राप्त जल तथा खनिजों से पूरी होती है। लेकिन जो बाकी पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति कैसे होती है? जैसे हाइड्रोजन है या इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस और सारे जो पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति कैसे होती है? तो मृदा से होती है, यानी मिट्टी से होती है। ठीक है, अब देखते हैं खनिज आयनों का उद्ग्रहण यानी उनका अवशोषण कैसे होगा। जल के समान सभी खनिज तत्व जड़ों द्वारा निष्क्रियता विधि द्वारा अवशोषित नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो जैसे जल को अवशोषित किया जाता है ठीक उसी प्रकार से सभी खनिजों को अवशोषित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किए जा सकते, इसे भी देखते हैं। इसके लिए दो कारक जिम्मेवार होते हैं। पहला, मृदा के अंदर खनिजों का आवेशित रूप में रहना जो कि कोशिका भित्ति को पार नहीं कर सकता है। तो क्यों नहीं पार कर सकते, क्यों नहीं अवशोषित किए जाते हैं निष्क्रिय विधि द्वारा? क्योंकि जो मृदा में खनिज रहते हैं वो आवेशित रूप में रहते हैं, आवेशित रूप में यानी धन आयन या फिर ऋण आयन के रूप में होते हैं। ठीक है, यानी धनावेशित या ऋणावेशित होते हैं, इसलिए वे कोशिका भित्ति को पार ही नहीं कर पाते। तो जब कोशिका भित्ति को पार ही नहीं करेंगे तो कोशिका के अंदर प्रवेश ही नहीं होगा, और जब कोशिका के अंदर प्रवेश ही नहीं होगा तो वे ऊपर तक कैसे आएंगे, उनका परिवहन कैसे होगा? ठीक है, नहीं हो सकता है। वही होगा, मृदा के अंतर्गत खनिजों की सांद्रता जड़ों के अंदर की सांद्रता से प्रायः कम होती है। और दूसरा क्या कारण है कि जो मृदा के अंदर खनिजों की सांद्रता है वो जड़ों के अंदर की सांद्रता से प्रायः कम होती है। यानी मान लेते हैं कि नाइट्रोजन का अवशोषण करना है, ठीक है, नाइट्रोजन का अवशोषण करना है, और जो पौधे का जड़ है, ये मान लीजिए कि ये जड़ है, पौधे का ये जड़ है, तो पौधे की जड़ में मान लीजिए कि 80% नाइट्रोजन है। ये सपोज करने के लिए, वास्तव में इतना होता नहीं है, और वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो मात्र 60% है। अब क्या होगा कि पेड़ की जो जड़ है वहां पे नाइट्रोजन अधिक है और मृदा में कम है, तो पेड़ के अंदर नाइट्रोजन की सांद्रता अधिक है और बाहर कम है, इसलिए बाहर से नाइट्रोजन अंदर नहीं जा पाता है। तो ये दो कारण हो गए। पहला हो गया कि जो खनिज होते हैं वो आयनिक होते हैं यानी ऋणावेशित या धनावेशित होते हैं, और दूसरा कारण है कि उनकी सांद्रता जड़ों में अधिक होती है और मृदा में कम होती है। इसलिए अधिकतर खनिज जड़ों में बाह्य त्वचा की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में सक्रिय अवशोषण के द्वारा प्रवेश करता है। ठीक है, अब उनकी संख्या कम होती है, उनकी मतलब मात्रा कम होती है, तो वे निष्क्रिय द्वारा नहीं जा सकते, तो सक्रिय अवशोषण द्वारा प्रवेश करते हैं। इसमें ATP के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चूंकि यहाँ पे सक्रिय अवशोषण हो रहा है इसलिए और इस अवशोषण को यानी नाइट्रोजन को जबरदस्ती जड़ के अंदर भेजने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और वो ऊर्जा किस रूप में खर्च होता है? ATP के रूप में। मैं आपसे चाहूंगा यहाँ पे एक होमवर्क, या आप कमेंट करके बताइए, आप खोज करके, कि ATP का फुल फॉर्म क्या होता है। आपने क्लास 9th में 10th में भी इसके बारे में पढ़ा होगा कि ATP क्या होता है, ये आपको बताना है।
ठीक है, तो ये बता दीजिएगा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आयन का ये पहले समझ लीजिए। तो ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है वो किस रूप में होती है? एटीपी में। इसका कमेंट बॉक्स में बता देना है। आयन का सक्रिय उद्ग्रहण मूल में जल विभव प्रवणता के लिए अंशतः जिम्मेवार होता है। अतः परासरण द्वारा जल के प्रवेश के लिए कुछ आयन बाह्य त्वचा कोशिका में निष्क्रिय रूप से भी संचरण करते हैं। तो आयन का जो सक्रिय उद्ग्रहण है वह मूल में जल विभव प्रवणता के लिए कितना? अंशतः ही जिम्मेवार होता है। इसलिए जो परासरण द्वारा भी कुछ आयन अंदर प्रवेश करते हैं और उनका निष्क्रिय रूप से संचलन होता है। मूल रोम कोशिका की झिल्ली में पाए जाने वाले विशिष्ट प्रोटीन आयन को मृदा से सक्रिय पंप द्वारा बाह्य त्वचा की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में भेजती है। तो जो मूल रोम कोशिका की झिल्ली है उसमें विशिष्ट प्रोटीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? विशिष्ट प्रोटीन पाए जाते हैं। वही विशिष्ट प्रोटीन आयन को मृदा से सक्रिय पंप द्वारा, यानी पंप करके बाहर से फोर्स लगा के क्या करती है? बाह्य त्वचा के माध्यम से कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में भेज देती है। ठीक है, तो बाहर से इसमें प्रेशर लगा के भेजा जाता है। किसके द्वारा? विशिष्ट प्रोटीन के द्वारा। सभी कोशिकाओं की भांति अंतः त्वचा में भी कोशिकाओं की झिल्ली में कई परिवहन प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, तो अन्य सभी कोशिकाओं की भांति ही जो अंतः त्वचा होती है उसकी कोशिकाओं में भी कई परिवहन प्रोटीन पाए जाते हैं। यानी वैसे मैंने कई प्रोटीन पाए जाते हैं जो परिवहन में हेल्प करते हैं, उन्हें ही हम परिवहन प्रोटीन कह रहे हैं। तो कई परिवहन प्रोटीन पाए जाते हैं जो ये सारा कार्य करते हैं। वे कुछ विलेय को झिल्ली की आर पार आने जाने देते हैं लेकिन अन्य को नहीं। तो ये जो परिवहन प्रोटीन होते हैं इनका विशेष काम ही है, ये क्या करते हैं? कुछ विलेय को ही झिल्ली के अंदर आने देते हैं या फिर बाहर जाने देते हैं, लेकिन अन्य सभी को रोक देते हैं। अंतः त्वचा की कोशिकाओं के परिवहन प्रोटीन नियंत्रण बिंदु होते हैं जहां पौधे विलेय की मात्रा एवं प्रकार को जाइलम में पहुंचाने तथा समायोजित करते हैं। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जो परिवहन प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं? नियंत्रण बिंदु होते हैं। यानी वही नियंत्रण करते हैं, वही ये डिसाइड करते हैं कि किसको अंदर जाने देना है, किसको बाहर जाने देना है और किसको कहीं नहीं जाने देना है, रोक करके रखना है। ठीक है, यहाँ ध्यान दें कि मूल अंतः त्वचा में सुबेरित, यहाँ पे सुरेबिन होना चाहिए, सुरबिन ये गलत है। सुरबिन की पट्टी होने के कारण एक दिशा में ही सक्रिय परिवहन करने की क्षमता होती है। तो मूल की अंतः त्वचा में क्या होती है? सुरेबिन होती है और सुरेबिन की एक पट्टी होती है। इस कारण ही एक ही दिशा में सक्रिय परिवहन हो सकता है, दोनों दिशा में नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं खनिज आयनों का स्थानांतरण, यानी इनका स्थानांतरण कैसे होता है। जब आयन सक्रिय या निष्क्रिय उद्ग्रहण से या फिर दोनों की सम्मिश्रित प्रक्रिया के माध्यम से जाइलम में पहुंचते हैं तब उनका परिवहन पादप तने एवं सभी भाग तक वाष्पोत्सर्जन प्रवाह के माध्यम से होता है। अब समझिए, जब आयन सक्रिय विधि से या फिर निष्क्रिय विधि से जब अंदर पहुंच जाते हैं, जाइलम में पहुंच जाते हैं, कहाँ? अंदर, यानी जाइलम में पहुंच जाते हैं, तब उनका परिवहन पौधे के सभी भागों में होता है। और किसके कारण होता है? वाष्पोत्सर्जन के कारण ही होता है। खनिज तत्वों के लिए मुख्य कुंड पौधों के वृद्धि क्षेत्र होता है, जैसे कि शिखाग्र एवं पार्श्व विभजोतक, तरुण पत्तियां, विकासशील फूल, फल एवं बीज तथा भंडारण अंग। अब यहाँ पे आप कुंड का मतलब समझ लीजिए। कुंड को कहते हैं इंग्लिश में सिंक। आप सीधा सा समझ लीजिए टंकी, एक ऐसी टंकी जहाँ पे किसी चीज को स्टोर किया जा रहा हो। तो सिंपल भाषा में ये आप टंकी समझ लीजिए, या फिर उसी को हम कुंड कह रहे हैं, या फिर इंग्लिश में आप उसे सिंक समझ लीजिए। ठीक है, तो क्या होता है कि जो खनिज तत्वों के लिए मुख्य कुंड होता है वो पत्तियों के वृद्धि क्षेत्र में होता है। कुंड मतलब वही टंकी। तो किसके लिए? खनिज तत्वों के लिए। यानी जो खनिज तत्व नीचे से जाते हैं जाइलम द्वारा मृदा से अवशोषित करके ले जाया जाता है ऊपर, कहाँ तक? वृद्धि क्षेत्र में। अब वृद्धि कहाँ होगा? पत्तियों की तरफ, तनों की तरफ, ऊपर ही ना वृद्धि होगा। ऊपर की तरफ पौधे ज्यादा जाते हैं तो वहीं पे कुंड होता है। ठीक है, तो कुंड वहीं पे होता है जहाँ पे खनिज तत्व क्या होते हैं? स्टोर हो जाते हैं। जैसे कि वही बता रहे कहाँ पे? शिखाग्र यानी सबसे ऊपर,
पार्श्व विभज्योतक में तरुण पत्तियां यानी नई पत्तियों में, या विकासशील फूल है, फल है, बीज है यहाँ पे, या अलग से भंडारण अंग होते हैं वहां पे भी वो जाकर के खनिज तत्व होते हैं वो जमा हो जाते हैं। यानी ये सभी जो अंग है वो कुंड का काम करते हैं, कुंड यानी टंकी। ठीक है। खनिज आयनों का विसर्जन महीन सिराओं के अंतिम छोर पर कोशिकाओं के द्वारा विसरण या सक्रिय उद्ग्रहण से होता है। तो जो खनिज आयन होते हैं उनका विसर्जन किससे होता है? तो अंतिम छोर तक किसके द्वारा होता है? विसरण से होता है या फिर सक्रिय उद्ग्रहण द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं। खनिज आयन को जल्दी ही पुनः संगठित विशेष रूप से पुराने जरावस्था वाले भाग से किया जाता है। पुरानी तथा मरती हुई पत्तियां अपने भीतर के खनिजों को नई पत्तियों में निर्यातित कर देती हैं। यानी जो खनिज लवण है वो जाकर के स्टोर हुए हैं पत्तियों में, लेकिन जो पुरानी पत्ती है या फिर जो पत्ती मर रही है, ठीक है, मरने के कगार पे है या फिर पुरानी पत्ती है, उनमें जो खनिज आयन यानी खनिज लवण जो स्टोर होते हैं, जो जमा रहते हैं, वो क्या करती है कि उन खनिजों को वे नई पत्तियों को दे देती है। किसको दे देती है? तो यहाँ देखिए, नई पत्तियों को दे देती है। क्यों दे देती है नई पत्तियों की? क्योंकि वो जब पत्ती पुरान हो रही है, मर रही है, तो वो तो कुछ देर बाद गिर जाएगी नीचे धरती पे और वहां पे उसका आयन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वो क्या करता है, जो स्टोर की रहती है पत्ती, वो अपना आयन यानी अपना खनिज ले जाकर के नई पत्ती को दे देती है। ठीक है। यहाँ पे आप सोचिए, पेड़ पौधे कितने समझदार हैं। वास्तव में समझदार तो नहीं है, मतलब उनमें दिमाग नहीं होता है, लेकिन उनकी बनावट ऐसी हुई है कि ऑटोमेटिक सारा कार्य हो जाता है बिना दिमाग के ही। ठीक इसी प्रकार से पत्तियां पर्णापति वृक्ष से झरने से पहले अपने खनिज तत्वों को अन्य भाग को दे देती है। ऐसे ही जो पत्ती गिरने वाली है, जो पत्ती झड़ने वाली है, वो भी क्या करती है, अपने खनिज तत्वों को पौधे के अन्य भाग को दे देगी, कहीं दूसरे पत्ती को दे देगी, तने को दे देगी या फिर कहीं पे उसको ले जा करके भेज करके जमा कर देगी। जो पदार्थ प्रायः त्वरित संचारित या संगठित होते हैं वे हैं फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन तथा पोटेशियम। ठीक है। अब वे पदार्थ जो क्या होते हैं, प्रायः यानी त्वरित संचारित या संगठित होते हैं, या उनका संचरण हो या फिर संगठन हो, उसमें मुख्य कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, फास्फोरस है, सल्फर है, नाइट्रोजन है और पोटेशियम। फिर से याद रखिए, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम। फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन और पोटेशियम, ये नाम याद रखिएगा। ये त्वरित इनका संचारण होते रहता है। कुछ तत्व जो कि संरचनात्मक कारक होते हैं जैसे कि कैल्शियम, इन्हें पुनः संगठित नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो यही चार हैं जिनका पुनः संगठन किया जा सकता है, संचालन किया जा सकता है, लेकिन जो कैल्शियम है इसे पुनः संगठित नहीं किया जा सकता। ये भी याद रखिए, कौन सा है? कैल्शियम, इसका पुनः संगठन नहीं होता है। जाइलम स्राव का विश्लेषण यह दर्शाता है कि कुछ नाइट्रोजन अकार्बनिक आयनों के रूप में तथा इसका अत्यधिक भाग कार्बनिक अमीनो अम्ल तथा संबंधित कारकों के रूप में ढोए जाते हैं। अगर हम जाइलम के स्राव का विश्लेषण करें तो वहां से यह पता चलता है कि कुछ नाइट्रोजन होते हैं, कुछ नाइट्रोजन होते हैं, वो क्या होते हैं, और कार्बनिक आयनों के रूप में। ठीक है। किसके भाग में? अकार्बनिक आयनों के रूप में, तथा अत्यधिक भाग कार्बनिक अमीनो अम्ल तथा संबंधित कारकों के रूप में ढोए जाते हैं। यानी डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ढोया जाता। जो जाइलम में है ना, तो डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ढोया जाता। क्या करते हैं, कुछ नाइट्रोजन को अकार्बनिक आयन में बदल दिया जाता है, कुछ नाइट्रोजन को अकार्बनिक आयन में बदल दिया जाता है तथा कुछ नाइट्रोजन को कार्बनिक अमीनो अम्ल में बदल दिया जाता है। उसके बाद इसका परिवहन होता है, यानी उसको ढोया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। ठीक है। इसी तरह फास्फोरस एवं सल्फर भी कार्बनिक यौगिकों के रूप में ढोए जाते हैं, और जबकि यहाँ पे फास्फोरस है और सल्फर है, ये किसके रूप में ढोया जाता है? तो ये कार्बनिक यौगिक के रूप में ढोया जाता है। यानी फास्फोरस है और सल्फर है, इसको भी पहले किसमें बदला जाता है? कार्बनिक यौगिक में, उसके बाद उसको ढोया जाता है। आगे बढ़ता है। इसके अलावा जाइलम एवं फ्लोएम के बीच भी पदार्थों का आदान प्रदान होता है, अतः हम स्पष्ट रूप से अंतर नहीं कर पाते कि जाइलम केवल अकार्बनिक पोषकों का परिवहन करता है तथा फ्लोएम कार्बनिक पदार्थों का, जैसा कि पहले विश्वास किया जाता था। अब देखिए, पहले हम लोग मानते थे कि जो जाइलम होता है वो केवल किसका? अकार्बनिक पदार्थों का परिवहन करता है, जल का परिवहन करता है, जबकि जो फ्लोएम है वो केवल कार्बनिक पदार्थों का परिवहन करता है। लेकिन अब अध्ययन करने से पता चला है कि नहीं, ऐसा नहीं है।
दोनों दोनों तरह के पदार्थों का परिवहन करते हैं। यानी जो जाइलम है वो कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों तरह के पदार्थों का परिवहन करता है। ठीक है, इसके साथ ही ये भी याद रखिएगा कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में भी कुछ पदार्थ होते हैं जिनका आदान प्रदान होते रहता है। यानी जाइलम कुछ पदार्थ को क्या करता है, फ्लोएम को देता है, फ्लोएम कुछ पदार्थ को क्या करता है, जाइलम को देता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, फ्लोएम परिवहन को समझते हैं। फ्लोएम परिवहन उद्गम से कुंड की ओर प्रवाह, यानी जहां से उसका उद्गम हो रहा है, बन रहा है, वहां से कुंड की ओर प्रवाह कैसे होता है। आहार मुख्यतः शर्करा वाहिका उत्तक के फ्लोएम द्वारा उद्गम से कुंड की ओर परिवहनित किया जाता है। यानी जो आहार बनते हैं, पौधों में जो आहार बनाया जाता है, यानी जो भोजन बनाया जाता है, वो फ्लोएम के माध्यम से ही उद्गम से कुंड की ओर, यानी जहां पे वो बनता है वहां से कुंड की ओर। कुंड को मैंने अभी बताया था, कुंड किसे कहते हैं, टंकी, यानी जहां पे भोजन को जमा किया जाना है वहां जाता है। अब पत्ती में मान लीजिए कि भोजन बन रहा है और उसको जमा करना है तना में, नीचे या फिर जड़ में, ठीक है, तो वहां पे जाएगा ये। ठीक है, सामान्यतः स्रोत को पौधे का वह हिस्सा माना जाता है जहां आहार संश्लेषित होता है। तो स्रोत हम लोग किसको मानते हैं, स्रोत उसको मानते हैं जहां पे भोजन का निर्माण होता है, यानी आहार का संश्लेषण होता है। तो आहार का संश्लेषण कहाँ होता है, पत्तियों में होता है, वही बोल रहा है। जैसे कि पत्तियां और कुंड, ठीक है, यही कुंड को यहाँ पे सिंक लिखा गया है। तो जैसे कि पत्तियां और कुंड, यह वह भाग है जहां भोजन भोजन एकत्र होता है, लेकिन यह स्रोत और कुंड अपनी भूमिकाएं मौसम एवं जरूरत के अनुसार बदल भी सकते हैं। ठीक है, तो अब भोजन तो स्टोर होगा कहाँ पे, वो सिंक में, सिंक यानी कुंड में, लेकिन अब कैसा मौसम है इसके अनुसार ये बदल जाता है कि कहाँ कब भोजन पत्ती में रहेगा, कब भोजन सिंक यानी वो टंकी में रहेगा, जिसे हम लोग यहाँ पे कुंड कह रहे हैं। ये मौसम के अनुसार बदलता रहता है। जैसे देखिए, जड़ों में एकत्र की गई शर्करा बसंत के आरंभ में आहार का स्रोत बन जाती है। यानी पहले जड़ में जो जमा की गई थी शर्करा को, वही बसंत की ऋतु में क्या होता है, आहार का स्रोत बन जाती है, यानी वहां से भोजन पौधे के चारों भागों में जाने लगता है। इस समय पादपों पर नई कलियां कुंड का काम करती है। ठीक है, यानी पहले भोजन कहाँ था, तो पहले भोजन था जड़ में। मान लीजिए कि ये जड़ है, ठीक है, तो ये जड़ है, यहाँ पे जड़ में पहले भोजन था। अब क्या होगा, जड़ से भोजन चला जाएगा किसकी तरफ, पत्तियों की तरफ जाने लगेगा, तो पत्तियां उस समय कुंड हो जाती है, क्योंकि उधर भोजन जा रहा है। प्रकाश संश्लेषण साधनों की वृद्धि तथा परिवर्धन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण साधन, जो साधन है उनमें वृद्धि है या फिर परिवर्धन करना है, तो उसके लिए ऊर्जा चाहिए। ठीक है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चूंकि स्रोत और कुंड का संबंध परिवर्तनशील है, अतः गति की दिशा ऊपर या नीचे की ओर अर्थात दो तरफा हो सकती है। यानी कभी कुंड का काम जड़ करता है और कभी कुंड का काम पत्तियां करती है। यानी कभी भोजन ऊपर से नीचे आता है, आहार जिसे हम लोग बोल रहे हैं, या कभी आहार नीचे जड़ से पत्तियों की तरफ जाता है। इसलिए जो आहार की दिशा है वह जाने की दोनों तरफ हो सकती है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ भी और नीचे से ऊपर की तरफ भी। उसी को दो तरफा बोला जा रहा है, मतलब दोनों तरफ परिवहन हो सकता है। जाइलम के साथ यह विपरीत है, यहाँ गति सदैव नीचे से ऊपर की ओर एक दिशा में होती है। ठीक है, तो जाइलम में तो जल का परिवहन किधर से करना है, जल तो मृदा में ही है, आकाश में तो जल है नहीं। तो जल का परिवहन कैसे होता है, हमेशा मृदा से पत्तियों की ओर होता है, अर्थात जल की गति हमेशा नीचे से ऊपर की ओर होती है। तो जाइलम में कैसी गति होती है, एक दिशीय होती है, एक तरफा होती है। यद्यपि वाष्पोत्सर्जन का जल एक तरफा प्रवाह करता है, किंतु फ्लोएम के रस में भोजन का परिवहन सभी दिशाओं में हो सकता है, जब तक स्रोत और कुंड शर्करा का उपयोग संग्रहण और आदान प्रदान में सक्षम हो। तो बस वही बात है, यही याद रखना है कि जाइलम में क्या होता है, दिशा एक तरफ होता है परिवहन का, जबकि फ्लोएम में यह दोनों तरफ हो सकता है, चौतरफा हो सकता है, मतलब कहीं पे भी हो सकता है। फ्लोएम रक्स में मुख्यतः जल और शर्करा होता है, लेकिन अन्य शर्कराएं, हार्मोन तथा एमिनो अम्ल आदि भी फ्लोएम के द्वारा ही स्थानांतरित होते हैं। तो फ्लोएम में मुख्य रूप से क्या होता है, जल और शर्करा होता है। ठीक है, लेकिन केवल जल शर्करा नहीं, इसके अलावा कुछ अन्य पदार्थ भी होते हैं, जैसे कुछ अन्य शर्कराएं होंगी, हार्मोन होता है, एमिनो अम्ल होता है। हार्मोन वगैरह का भी परिवहन भी फ्लोएम के द्वारा ही होता है, यानी उसके द्वारा ही स्थानांतरित होता है। आगे देखते हैं, दाब प्रवाह या सामूहिक प्रवाह परिकल्पना।
यानी दाब प्रवाह क्या होता है या फिर सामूहिक प्रवाह कल्पना क्या होता है ये बताते हैं। हालांकि इसके बारे में हम लोग पहले थोड़ा सा जान चुके हैं। स्रोत से कुंड की ओर शर्करा के स्थानांतरण के लिए आवश्यक स्वीकृति क्रिया विधि को दाब प्रवाह परिकल्पना कहते। ठीक है, तो क्या है कि स्रोत से कुंड की ओर जो शर्करा का स्थानांतरण है उसके लिए आवश्यक स्वीकृति क्रिया विधि की जरूरत पड़ती है, जिसे हम लोग दाब प्रवाह परिकल्पना कहते हैं। इसे मैं चित्र में आगे आपको समझाऊंगा। जैसे ही स्रोत पर ग्लूकोज यानी प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित होता है। अब ग्लूकोज कैसे संश्लेषित होगा, कैसे बनेगा, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ही बनेगा। शर्करा में बदल दिया जाता है। अब देखिए ग्लूकोज बनेगा किससे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, और यही ग्लूकोज बदल दिया जाता है किसके रूप में, शर्करा के रूप में। तो पहले ग्लूकोज बना, ग्लूकोज को बदला गया किसमें, शर्करा के रूप में। इसके बाद यह शर्करा सखी कोशिकाओं में तथा बाद में सक्रिय परिवहन द्वारा जीवंत फ्लोएम चालन नलिका कोशिका में संचालित होती है। स्रोत पर लदान यानी लोडिंग की यह प्रक्रिया फ्लोएम में एक अति पराशरी अवस्था को पैदा कर देती है। अब देखिए होता क्या है कि जो ग्लूकोज बना था वो शर्करा बन जाता है, शर्करा में परिवर्तित हो जाता है, और उस शर्करा को फ्लोएम की जो चलनी नलिका होती है उसमें स्टोर कर देता है, मतलब उसमें जमा कर देता है। उसी को लदान बोला जाए, मतलब लाद दिया जाता है, उसमें भर दिया जाता है। भरने से क्या होता है, वहां पे अति पराशरी दाब अवस्था बन जाती है, यानी दाब वहां पे ज्यादा बन जाता है। निकटवर्ती जाइलम जल परासरण के द्वारा फ्लोएम में चला जाता है, और अगल बगल जो जाइलम है यानी जाइलम में जो जल है वो परासरण के द्वारा क्या होता है, फ्लोएम में चला जाता है। अब देखिए फ्लोएम में क्या क्या है, फ्लोएम में पहले जो ग्लूकोज बाद में उसको बदल दिया गया था शर्करा में, तो फ्लोएम में शर्करा है, और फिर उसमें क्या हो गया है, अब जाइलम से कुछ जल निकल करके परासरण विधि द्वारा फ्लोएम में जल भी चला गया है। तो फ्लोएम में जल भी है और शर्करा भी है। जब परासरणी दाब फ्लोएम में बनता है तब फ्लोएम रस निम्न दाब क्षेत्र में चला जाता है। कुंड पर परासरणी दबाव निश्चित रूप से घटना चाहिए। एक बार फिर फ्लोएम रस से शर्करा को बाहर करने तथा उस कोशिका तथा जहां शर्करा ऊर्जा स्टार्च या सेलुलोज में बदलती है ले जाने के लिए सक्रिय परिवहन आवश्यक होता है। जैसे ही शर्कराएं हटती है परासरणी दाब घटता है और जल फ्लोएम से बाहर चला जाता है। अब आप इसको यहाँ फिगर में समझिए। देखिए यहाँ पे ये पत्तियां हैं, यहाँ पे फ्लोएम है, पूरा फ्लोएम यानी यहाँ पे आहार बना हुआ है, शर्कराएं हैं। अब इसमें क्या होगा, अगल बगल का जो जाइलम से होगा, जाइलम का जल इसमें प्रवेश कर जाएगा, और प्रवेश करने के बाद अब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। प्रेशर के कारण ये फ्लोएम का परिवहन होने लगेगा, और फ्लोएम के दर से जो आहार का परिवहन हो जाएगा तो फिर में बाहर आने के बाद क्या होता है, जल को निकाल दिया जाता है, जल फ्लोएम से बाहर हो जाता है। ठीक है, तो जाइलम से जो परासरण द्वारा जल अंदर आया था वो फिर बाहर चला जाता है, और इस तरह से जो केवल फ्लोएम में जो शर्करा थे वो नीचे तक पहुंच जाते हैं। सारांश में फ्लोएम शर्कराओं का परिवहन स्रोत से शुरू होता है, जहां शर्कराओं का एक चलानी नलिका में सक्रिय परिवहन द्वारा लादा जाता है। फ्लोएम की यह लदान एक जल विभव प्रवणता की शुरुआत करता है, जो कि फ्लोएम की सामूहिक प्रवाह को सुगम बनाता है। वही बात हो रही है, यानी वहां पे क्या होता है कि शर्करा के साथ जल भी आ जाता है, और जल एक साथ मिल जाते हैं तो वही सामूहिक प्रवाह हो जाता है, यानी एक साथ ज्यादा दबाव उत्पन्न करता है। अब एक तो शर्करा है साथ में जल है तो ज्यादा दबाव उत्पन्न करता है, जिससे वहां पे उसका परिवहन होता है, फ्लोएम में वो आसान हो जाता है। फ्लोएम उत्तक सीव ट्यूब कोशिकाओं, जिसे हम लोग चालनी नलिका कोशिका भी कहते हैं, से बना होता है, जो लंबी स्तंभ की रचना करता है, जिसके अंतिम भित्ति में छिद्र होता है, जिन्हें चालनी पट्टिका कहते हैं। ये आपने फ्लोएम के बनावट में पढ़ा ही होगा। ठीक है, कोशिका द्रवीय तंतु चलनी पट्टिका में के छिद्र में प्रवेश करती है तथा सतत तंतु बनाती है। जैसे ही द्रव स्थितिकी दबाव फ्लोएम में चालिका नलिका में बढ़ता है, दाब प्रवाह शुरू हो जाता है तथा द्रव यानी रस फ्लोएम से चलन करता है। इस बीच कुंड पर आने वाले शर्करा को फ्लोएम से सक्रिय रूप से शर्करा के रूप में बाहर किया जाता है। फ्लोएम में विलय की क्षति से एक उच्च जल विभव पैदा होता है और पानी जल अंत में जाइलम के पास आ जाता है। वही बात है जो मैंने आपको बताया कि नीचे तक परिवहन हो जाता है और बाद में जाइलम में फिर से अपना जल वापस चला जाता है। जल जो फ्लोएम में आया था
वो फ्लोएम से निकल करके जल बाहर चला जाता है। वही बात यहाँ पे भी बताया जा रहा है। एक साधारण प्रयोग जिसे गिडलिंग कहा जाता है, उसका प्रयोग करके भोजन के परिवहन में होने वाले ऊतक को पहचानने में किया जाता है। पेड़ के स्तंभ पर एक छाल, एक वलय फ्लोएम तथा सावधानीपूर्वक हटाया जाता है। नीचे की तरफ अब भोजन की गति न होने के कारण वलय के ऊपर की छाल कुछ सप्ताह बाद फूल जाती है। यह साधारण प्रयोग दर्शाता है कि फ्लोएम ऊतक भोजन के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी है तथा परिवहन की दिशा एक दिशीय है, अर्थात मूल की तरफ। इस प्रयोग को आसानी से किया जा सकता है। तो सीधी सी बात है, एक गिडलिंग प्रयोग है जिसके द्वारा क्या करते हैं, हम लोग पहचानते हैं कि कौन सा फ्लोएम ऊतक है और उसे हम लोग देख लेते हैं और वहां से पता चल जाता है कि फ्लोएम है और वहां पे उसकी जो परिवहन की दिशा है वो किधर हो रही है। तो ये तो एक प्रयोग करने की बात है। ठीक है, बस इसके साथ ही यह चैप्टर समाप्त होता है। यह पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कोई सुझाव हो या फिर शिकायत हो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।